जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने नई जानकारी शुरू की है। हर लगन कुंडली में मेरी कोशिश रहेगी कि विस्तृत रूप से आपको बताऊं कि गज केसरी योग किन लगन कुंडलियों में बनता है और किन लगन कुंडलियों में गज केसरी योग को कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे वो उनके पास डिपार्टमेंट गलत हो या वो मारक ग्रह बन जाएं, जिनकी वजह से गज केसरी योग बहुत सारी कुंडलियों में नहीं बनता। ये बात बड़े ध्यान से स्मरण रखने वाली है प्रिय दर्शकों। मारक ग्रह बहुत कम कंडीशन में, सिर्फ एक विपरीत राज्यों की कंडीशन में ही अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल दे सकता है, या अच्छा फल देने में विपरीत राज्यों की कंडीशन में हो तो वो सक्षम होता है। अन्यथा मारक ग्रह सदैव अपनी दशा अंतरदशा में बुरे फल देता है और जातक मारक ग्रह की दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। ग्रहों का युतियों से योग डिफाइन करना बहुत आसान काम है। आप कहीं भी चंद्रमा और बृहस्पति देखें और गज केसरी योग बता दें, लेकिन आप ये बताना भूल जाएं या ये समझना या ये देखना, इसका विवेचन करना भूल जाएं कि जिस ग्रह का आप योग विस्तृत रूप से जानकारी में दे रहे हो या जातक की कुंडली देख करके बता रहे हो, उसके पास डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, उसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब ये 3 चीज़ें आपके देखने योग्य बन गई। सबसे पहली, दोबारा रिपीट करता हूँ, नोट कर लीजिए। सबसे पहली कि जो भी ग्रह योग बना रहा है वो किस घर का मालिक है, या उनके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, वो किन घरों का मालिक है। दूसरी बात, ये योग किस घर में बना हुआ है। तीसरी बात, इसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है, जिसके मुताबिक उसकी कितने % अच्छे या कितने % बुरे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, हम आजकल चर्चा कर रहे हैं गज केसरी योग को लेकर। आइए बोर्ड के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी देता हूं। तो ये आज हमने वृष लगन की कुंडली की बात करते हैं। वृष लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृष राशि यानी टॉरस राशि मानी जाती है और उसके मालिक होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता वृष लगन में कमांडिंग पावर में आते हैं, यानी लग्नेश माने जाते हैं, यानी जातक सेल्फ जो बॉर्न होता है वो खुद साक्षात शुक्र देवता होता है। तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली में कमांडिंग पावर में आए और शुक्र देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया, शुक्र देव ने चंद्रमा देवता को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का, तीसरा भाव आपके पराक्रम का, तीसरा भाव आपकी छोटी यात्राओं का, तीसरा भाव आपकी मेहनत का। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के मालिक बने, जो कि आज के युग में कोई भी ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। आज के युग में कोई भी इसे बढ़ोतरी करने में इच्छुक नहीं होता। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे बहुत सारे भाई बहन हों। क्यों? क्योंकि हर चीज़ उसे बांट कर मिलेगी। कोई नहीं चाहता कि मेरी हार्डवर्क बढ़ जाए। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी यात्राएं फजूल की छोटी मोटी होती ही रहें। तो ये एक मारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव का मालिक है। बृहस्पति देवता को क्या दिया? बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में 8वें भाव के मालिक हैं। 8वां भाव आपकी मृत्यु का, 8वां भाव आपकी ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपका ससुराल पक्ष, 8वां भाव आपके डिप्रेशन तक का माना जाता है। तो 8वें भाव का मालिक बृहस्पति देवता बने और शुक्र देवता ने बृहस्पति को 11वें भाव का मालिक बनाया, जिसमें लाभ दिया। छोटे भाई बहन के साथ जैसे चंद्रमा को दिए थे, वैसे ही 11वें भाव से बड़े भाई बहन दिए और साथ में छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी दी। तो दर्शकों, बात इसलिए ये समझा रहा हूँ कि चंद्रमा भी इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने हैं और बृहस्पति देवता भी 8वें घर के मालिक और 11वें घर के मालिक एक मारक ग्रह बने हैं। इस लगन कुंडली में जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी, सदैव जातक भागता दौड़ता, हार्डवर्क करता, क्लेश झेलता ही मिलेगा।
बृहस्पति देवता की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी वो भी जातक प्रॉब्लम्स झेलता ही मिलेगा। हाँ, बृहस्पति देवता सिर्फ एक विपरीत राजयोग की कंडीशन में अच्छा फल दे सकते हैं, यानी 6, 8 और 12 में पड़े हों तो वो अच्छा फल दे सकते हैं। अन्यथा बृहस्पति देवता भी अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देते ही मिलेंगे। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि चंद्रमा तृतीयेश है, यानी तीसरे भाव का मालिक चंद्रमा है, और 8वें और 11वें भाव का मालिक बृहस्पति है, जो कि दोनों ही मारक माने जाते हैं। अब ये सोचिए प्रिय दर्शकों के दोनों ही मारक कहे जाने वाले ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल कैसे दे सकते हैं, और इस लगन कुंडली में गज केसरी योग कैसे बन सकता है, जबकि दोनों मारक ग्रह बन गए हैं। और दोनों मारक ग्रहों का मिलना सदैव मार्केतव में बढ़ोतरी करता है। तो इस लगन कुंडली में नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग जो चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ एक भाव में बैठने से बनता है, वो वृष लगन की यानी 2 नंबर टॉरस लगन की कुंडली में बनता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली में मारक होते हैं। एक बात और सदैव मेरी कोशिश रहती है इसके साथ साथ आपको विस्तृत रूप से जानकारी में दूं, इस लगन कुंडली के जातकों को कभी भूल कर भी चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब इतने सारे लोग मिलने आते हैं, कई लोग छोटे बच्चों का टेवा दिखाते हैं कि बहुत शरारती हो रहा है, उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादा उछल कूद करता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, उसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो 80 to 90% लोग उन्हें चंद्रमा का सुच्चा मोती पहनने की राय दे देते हैं। लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि उस जातक की लगन कुंडली कौन सी है। जिस लगन कुंडली में चंद्रमा के पास खराब डिपार्टमेंट होगा वो कभी भी शुभ फल देने वाला नहीं होगा। उस लगन कुंडली में गलती से भी मोती धारण नहीं करवाया जाना चाहिए, वो करवाया हुआ जातक के जीवन यापन के कष्टों को कई गुना बढ़ा देगा। अब जिस भी जातक की वृष लगन की कुंडली हुई, अगर वो शरारतें ज़्यादा करता हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसे सुच्चा मोती या चांदी की चेनी पहना दो, वो उस जातक का पराक्रम और बढ़ा देगी और वो और ज़्यादा शरारती बन जाएगा। ये बात प्रिय दर्शकों आपको समझनी होगी कि किस लगन कुंडली में आपको कौन सा रत्न पहना करके अपने योग को इंप्रूवमेंट देनी है। जैसे चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती इस लगन कुंडली में नहीं पहनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो गज केसरी योग बनाता ही नहीं, एक मारक ग्रह है। उसी तरह बृहस्पति देवता इस कुंडली का अष्टमेश है और एकादशेश है, यानी 8वें भाव का मालिक है और 11वें भाव का मालिक है। और इस लगन कुंडली में बृहस्पति देव का रतन पुखराज पहनना भी सदैव जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। चाहे बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर 6, 8, 12 में पड़ा हुआ अपनी दशा अंतरा में अच्छा फल देने में सक्षम ही क्यों ना हो, लेकिन उस कीमत पर भी बृहस्पति देवता का रतन पुखराज पहनना जातक के कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। ये बात सदैव अपने दिमाग में रखिएगा। अब बहुत सारे लोग आप कुंडलियाँ जो विवेचन करते हो वो भी समझना शुरू करेंगे। आप घर बैठे भी जो इस क्लास को एक तरीके से मेरे इस एपिसोड्स को क्लास की तरह लेते हैं, इनसे सीखते हैं, इनसे समझते हैं और खुद कुंडली विवेचन करके बहुत कुछ सीख गए हैं, वो ये बात सदैव स्मरण रखें कि जो भी योग बनता है सदैव योग कारक ग्रहों का बनता है। मारक ग्रह विपरीत राजयोग के अलावा कभी कोई योग बनाता ही नहीं और कभी वो अच्छा फल देने में सक्षम होता ही नहीं है। अगर वो सक्षम होता तो इनकी युति हर बंदे को राजा बनाने की काबिलियत रखती, लेकिन ये लगन टू लगन वेरी करता है। उस ग्रहों को कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं, यानी वो किन घरों के मालिक हैं, इस बात का विवेचन आपको पहले करना होगा, उसके बाद आप योग को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बिना अगर आप योग को डिफाइन करोगे तो सदैव आपकी कैलकुलेशन में गलती होती मिलेगी।
तो इस लगन कुंडली में न तो कभी गलती से चंद्रमा का मोती धारण कीजिएगा, न कभी गलती से पुखराज धारण कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आपके लग्नेश की उल्टी पार्टी में आते हैं, यानी एंटी पार्टी आते हैं, और दोनों ही आपका जीवन यापन मुश्किलों से भर देंगे। और जातक जल्दी समझ नहीं पाता कि मैंने तो पैसे खर्च करके रत्न धारण किया और अब ये मैंने मुसीबत मोल ले ली है, तो ये सदैव स्मरण रखना होगा, सदैव समझना होगा कि योग कारक ग्रह कितना बली है कुंडली में और कैसा फल कितने % अपनी डिग्री के हिसाब से देने में वो सक्षम हुआ है। तो टॉरस लगन की कुंडली बहुत अच्छा फल गज केसरी योग में कभी नहीं देगी। इस लगन कुंडली में गज केसरी योग बनता ही नहीं, दोनों मारक ग्रह होने की वजह से। तो प्रिय दर्शकों, इसे समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मीन लगन तक आपको हर लगन में इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, और आप साथ साथ में जो सीख रहे हैं, जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि आपको बेसिक्स की ग्रिप कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो और सही विवेचन में जा रहे हैं। तो इस लगन कुंडली में, यानी दानव गुरु की लगन कुंडली में, शुक्राचार्य जो दानव गुरु माने जाते हैं, चंद्रमा देवता जो देवताओं की पार्टी में आते हैं, बृहस्पति देवता जो साक्षात देव गुरु माने जाते हैं, दोनों ही एंटी पार्टी होने की वजह से इस लगन कुंडली में ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। कभी भी योग को इस तरह से डिफाइन मत कीजिएगा कि दो ग्रह अगर एक भाव में बैठ गए तो ये गज केसरी बन गया, ऐसे डिफाइन करेंगे तो आपके विवेचन में सदैव गलती होगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग, जो जातक हमसे जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को नित्यक्रम से देखते हैं, वो कम से कम योग को डिफाइन करने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, उनका विवेचन पूर्णतः सही हो, ताकि अपना जीवन तो संवरे ही संवरे, साथ में किसी को सही गाइडेंस दो तो उसके हिसाब से वो पुण्य भी आपको मिले और आपका खुद का जीवन आसान होने में ये विद्या आपके लिए मददगार सिद्ध हो सके। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कुछ दिनों से चर्चा चल रही है टिप ऑफ द डेज में बच्चों की कंसंट्रेशन को लेकर के। बहुत सारे माँ बाप आते हैं कि जी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या एग्ज़ाम में जा कर के भूल जाते हैं, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं। उनको पढ़ते वक्त तो याद होता है लेकिन थोड़ी देर बाद अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो भूल जाते हैं। तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स हमें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे जातकों के लिए टिप ऑफ द डे देता हूँ, दर्शकों नोट कर लीजिए। कभी भी आपका बच्चा जब भी पढ़ने बैठे तो खाते खाते, यानी कोई भी चीज़ आप साथ में ना रखें, जो कि खाते खाते आप पढ़ें, और खाते खाते पढ़ने से आपकी कंसंट्रेशन में सदैव आपको प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। आपको चीज़ याद की हुई जितना मर्जी आपने मेहनत से याद की हो, भूल अवश्य जाती है। खाते खाते पढ़ना सदैव स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव रिजल्ट देता है। जब भी पढ़ें एकाग्रचित होकर पढ़ें, ताकि वो आपके माइंड में इम्प्रूवमेंट या आपकी मेमोरी में वो चीज़ स्टेबल हो गए और आपको इम्प्रूवमेंट दे पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।